अभी तक हम इसमें कुछ बातें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में जान चुके हैं कि कहाँ-कहाँ हमने इसका एप्लीकेशन किया। हमने इसका एप्लीकेशन किया किसमें? एग्रीकल्चर। कहाँ-कहाँ किया एग्रीकल्चर में? मेडिसिन में? वाह! एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया और मेडिसिन में कर दिया। वेरी गुड। Wheat and rice, हाँ। green revolution तो एग्रीकल्चर में ही तो आया। Wheat का कॉटन हो हुँ। हमने हाँ जी। हुँ। टोबैको में और ब्रिंजल, है ना? टोमेटो, ब्रिंजल, राइस, कॉटन, टोबैको, है ना? ये एग्जाम्पल हमने लेके बताए थे। अच्छा, हमने जब राइस में किया तो हमने क्या किया? एनरिच क्रॉप तैयार की। क्या किया? एनरिच क्रॉप हमने तैयार की जो नरिशमेंट में विटामिन ए की स्रोत थी। जब हमने कॉटन में किया तो क्या किया हमने? इंसेक्टिसाइड। क्या किया? इंसेक्टिसाइड। और जब हमने टोबैको में किया तो पेस्टिसाइड। टोबैको में किया तो टोबैको में कोई बीमारी होती है क्या? सर क्या होती है? सर नहीं TMV वायरस पीएमवी वायरस। ये क्या कर रहे हो? टोबैको की बात कर रहे हैं हम। आप तो टोबैको मोजिक वायरस पे आ गए हैं? ट्यूमर होता है टोबैको, नॉट रूट डिजीज। ये बच्ची सही कह रही है। टोबैको नॉट या रूट नॉट डिजीज इसे कहिएगा, वो हो जाती है टोबैको में। ये एक निमेटोड करता है। कौन करता है? एक निमेटोड करता है जिसकी आपको पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। कहाँ? कल ही तो पढ़ा है आपने। हाँ? मैं तो जितना कहता हूँ पढ़ के आओ उतना तुम दूर दूर जाते हो पढ़ाई से। आरएनए तुमने देखा था कि हमने इसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? आरएनए इंटरफेरेंस। कौन सी तकनीक इस्तेमाल की थी? आरएनए इंटर। क्या किया हमने इसमें? हमने जान लिया कि भैया ये जो निमेटोड है, ये जो रूट डिजीज है किस कारण से कर रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार, है ना? हमने उसे पहचाना कि भैया एक आरएनए बनता है इसमें और ये आरएनए ही एंजाइम्स बनाता है, प्रोटीन बनाता है ना? और इस प्रोटीन की वजह से ही रूट जो है खराब होने लगती है, उसमें नोट बनने लगती है। तो हमने ऑलरेडी उसमें वो डीएनए डाल दिया जो उस आरएनए को बना दे और आरएनए के दोनों फॉर्म बना दे। दोनों फॉर्म और वो दोनों फॉर्म आके कंबाइन होके उसके अंदर बन जाती है। जैसे ही फॉरेन आरएनए आता है, जब इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? और उस कॉम्प्लेक्स में उस कॉम्प्लेक्स की वजह से वो एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है जो पैथोजन आरएनए बाहर से आया है वो उसके क्या कर देता है? टुकड़े कर देता है। क्या कर देता है वो? और जब उसके टुकड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वो प्रोटीन नहीं बना सकता है। वो प्रोटीन नहीं बना सकता। प्रोटीन नहीं बनेगी तो रूट डिजीज नहीं होगी। ये बात हमने बताई। और क्या बताया था हमने?
और क्या बताया? सर बिना गए थे टोबैको बीटल कॉटन में क्या बताया था हमने? बीटी कॉटन में, बीटी कॉटन में क्या बताया था हमने? हैं? बीटी कॉटन को कैसे प्रोटेक्ट किया था हमने, बताओ? हैं? इंसेक्ट उस पे हमला करता है, तो हमने बीटी कॉटन को कैसे प्रोटेक्ट किया था, कैसे सुरक्षा की थी उसकी, कैसे बनाई हमने बीटी कॉटन? हैं? लीच से लेके, लीच और बीटी कॉटन को कहाँ जोड़ रहे हो आप? लीच का इससे कोई रोल नहीं है। बीटी कॉटन में क्या किया था हमने, बताओ जल्दी से। याद नहीं करते थे, है ना? बेसिलस को क्या किया हमने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बीटी कॉटन बन कैसे गई? हमने कहा था कि जो इंसेक्ट है जो हमला करता है वो कॉटन पे भी हमला करता है और बीटी पे भी हमला करता है, बैक्टीरिया पे भी हमला करता है, लेकिन बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट क्या बना लेता है अपने अंदर? इंसेक्टिसाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? इंसेक्टिसाइड्स बना लेता है। ये इंसेक्टिसाइड कई तरह के होते हैं, है ना? तो हम करते क्या है भाई, फिर करते क्या है? ऐसी कॉटन तैयार करते हैं जिसमें उसका खुद का इंसेक्टिसाइड बन जाए, खुद का इंसेक्टिसाइड बन जाए, है? ये तो करते हो आप। डिजायर जीन लिया कहाँ से? डिजायर जीन कहाँ से लिया? कहाँ है डिजायर जीन इसके लिए, बीटी कॉटन के लिए? अच्छा, क्या होगा डिजायर जीन, ये बता दो जरा। तुम तो कोरे बैठे हो बिल्कुल, स्ट्रेंज, अजीब लग रहा है मुझे। 2-3 दिन से हम ये पढ़ा रहे हैं आपको और आपके तो सिर के ऊपर से जा रही बात, जबकि सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है। आप तो बिल्कुल भैया, पहले लेसन में आपको बता चुके हैं हम कि सारी कहानी यहाँ से चलेगी। एक डिजायर जीन होगा, एक वेक्टर होगा और उसे होस्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे भी तो 3 खोजो, यहाँ पे भी तो 3 को ध्यान में रखो। भाई डिजायर जीन कहाँ है, कौन वेक्टर है और कौन होस्ट है, तो अपने आप कहानी समझ में आएगी। इतना लंबा चौड़ा याद करोगे तो पहले से थोड़ी सी भूमिका में भी तो याद रखो। डिजायर जीन किससे लिया? बीटी से लिया हमने, बाहर उससे बैक्टीरिया से लिया, क्योंकि वही तो बना रहा है पॉइजन। तुम्हें पता लग गया ये मारने के लिए बना लेता है, तो भैया डिजायर जीन जिस जो जीन बना रहा है वो जीन हमारा कॉटन में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, कॉटन बच जाएगी हमारी। तो हमने उसमें से लिया। वेक्टर किसे बनाया? हाइड्रोबैक्टीरियम को। और होस्ट कौन है? कॉटन। कॉटन में डाल दिया। अब क्या होगा, कॉटन, कॉटन में इंसेक्टिसाइड बनेगा। कौन सा बनेगा? हाँ, और वो क्या बनाएगा? क्राई फर्स्ट, ए बी एंड क्राई सेकेंड। क्या बोल रहे हो? क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ये बनेगा कॉटन। और ये कॉटन बॉल को मारेगा। किसे मारेगा? कॉटन बॉल जो इंसेक्ट है उस पर अपने नहीं देगा। कॉटन बॉल इंसेक्ट नहीं पनपेगा तो कॉटन अच्छी होगी। तो ऐसे कॉटन को प्रोटेक्ट किया। मैंने पहले प्रश्न यही तो पूछा ना कि भाई कॉटन को कैसे प्रोटेक्ट किया उन्होंने, ऐसे किया है। अब तो हिरुडिनेरिया हिरुडिनेरिया कर दिया, तो क्या किया उससे अपने? हिरुडिनेरिया का एग्जाम्पल कहाँ लिया था बता हमने? वो अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। हमें एक हिरुडिन सब्सटेंस बनाना था, हमने वो बनाया, वो अलग कॉन्सेप्ट है ना, हिरुडिन बनाने का। हम यहाँ पर सब में क्या कर रहे हैं कि जीन को अंदर रख रहे हैं, जीन को सरप्लस कर रहे हैं, डीएनए को सरप्लस कर रहे हैं। अब लेकिन हमने टोबैको केस में उल्टा किया। टोबैको केस में हमने क्या किया? उल्टा किया। क्या उल्टा किया हमने? बंद करिए। क्या उल्टा किया था हमने टोबैको केस में? डाल के जो आयन बनाता है
जो जीन बनाता है उसे जो आया था उसे तो हमने समाप्त कर दिया, आरएनए को समाप्त कर दिया सब, जो पैथोजन था उसे, है ना, क्या कर दिया हमने, उसे समाप्त कर दिया। जो जीन जो है नॉट रूट कर रहा था, उस आरएनए को काट फाट के समाप्त कर दिया हमने, प्रोटीन बनने ही नहीं दिया, उसका ट्रांसलेशन होने ही नहीं दी। तो यहाँ पे हमने उल्टा किया, वहां पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हमने उसे हटा दिया। काहे नहीं पढ़े हो? है? समझते नहीं हो बात को? तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब आ रहा है समझ में तुम्हारी? है? अरे भैया बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, एक तरीका है जीन में चेंज करके, जीन के केमिस्ट्री को बदल के अपना काम निकालने का। वो काम अलग अलग हो सकते हैं, हर क्षेत्र में वो काम अलग अलग हो सकते हैं, बेसिक टेक्नोलॉजी एक ही चलती है। एक डिजायर जीन चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, एक होस्ट चाहिए। वो सारा प्रोसीजर आपने पहले लेसन में पढ़ा है कि भाई पूरी की पूरी कहानी क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी है ये, कैसे चलती है ये, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या लेने, भाई हमने कर तो लिया, अब उसका यूज भी तो लें। अब यूज इस लेसन में पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी तो वही रहेगी सब में, या बदल जाएगी? वही स्टेप चलेंगे, उन्हीं स्टेप का सहारा लेके हम अपने काम को निकालेंगे। चाहे वो हमें सहारा लेना हो राइस को बनाने में, गोल्डन राइस को बनाने में, चाहे सहारा लेना हो हमें कॉटन को इंसेक्टिसाइड करने में, चाहे लेना हो टोबैको पेस्टिसाइड करने में, है? वही चलता है। मेडिसिन के क्षेत्र में चलेंगे अब हम, क्या चलेंगे? मेडिसिन के क्षेत्र में चलेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में क्या करेंगे भाई हम? मेडिसिन के क्षेत्र में क्यों चलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी को लेकर बहुत से मेडिसिन बनाएंगे, बहुत सी मेडिसिन हम बनाएंगे जो ह्यूमन के लिए जरूरी है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों? प्रश्न आता है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही क्यों करेंगे? बताओ, सोचा है कभी? या सोचो, बायोटेक्नोलॉजी में क्या फायदा है? बायोटेक्नोलॉजी में दो मुख्य फायदे हैं। नंबर एक, हम उसे लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट करते हैं, थोड़े समय में थोड़े समय में लार्ज स्केल पे क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। पहला फायदा तो सबसे बड़ा ये। अभी आपने देखा था कि कोविड में जब वैक्सीन हमने तैयार की तो वैक्सीन की डिमांड बहुत थी, डिमांड बहुत थी वैक्सीन की, और डिमांड अगर बहुत थी तो भाई इतनी डिमांड कैसे बनाए, कैसे पूरी करें इसकी डिमांड? हमने किसका सहारा लिया? बायोटेक्नोलॉजी का सहारा। किसका सहारा लिया? बायोटेक्नोलॉजिकली हमने उस वैक्सीन को बनाया और बहुत लार्ज स्केल पे बना लिया। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी ना होती, हम जानवरों से ही बनाने की कोशिश करते तो आती तो वैक्सीन, लेकिन टाइम ज्यादा लगे, जब तक काफी नुकसान हो चुका होगा। पहला कारण ये है। दूसरा, जो हम बायो एनिमल से लेते हैं कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि वो हमारा इम्यून सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करता, एलर्जिक हो जाती है हमारी बॉडी उसके ऊपर। क्या हो जाती है? और जब एलर्जिक हो जाती है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट करती है, तो वो हमें नुकसान करती है। वो हमें क्या करती है? नुकसान। तो इस नुकसान, और जब हम बायोटेक्नोलॉजी बनाएंगे उसे, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, कोई बैक्टीरिया वगैरह से बनाएंगे कोई, तो वो तो बैक्टीरिया हमें जानता नहीं है, बैक्टीरिया है एक्सेप्ट कर लेगी हमारी बॉडी एकदम, तो कोई एलर्जिक इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं। ठीक है, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, जल्दी बनती है और इनवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आते, कोई इम्यूनो सिस्टम हमारा बेकार नहीं होता। इस कारण से हम बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। इस तरह से जो मेडिसिन हमने बनाई गई, 30 से ज्यादा मेडिसिन अप्रूव्ड हो चुकी हैं, जिसमें से मैंने कल बताया था 12 तो इंडिया में ही चल रही है, बन रही है ना, यूज हो रही है। और सबसे पहले बनने वाली कौन है? इंसुलिन। सबसे पहली बनने वाली कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन है, इंसुलिन को बनाया गया सबसे पहले। इंसुलिन की कल बात आई थी,
हमने कल पूछा था कितने बच्चे जानते हैं इंसुलिन को, तो यहीं पे बच्चे बिखर गए। कितने बच्चे जानते हैं इंसुलिन को? जी सर। क्या है इंसुलिन? हाँ हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, ह्यूमन हार्मोन हार्मोन है। किस काम आता है? ग्लूकोज के ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कहाँ बनता है इंसुलिन? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में कहाँ? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स में बनता है ना? कहाँ बनता है? बीटा सेल में बनता है। ठीक है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए या इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर ना हो तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? ब्लड में बढ़ जाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज हो गई या उसी गई मीठी डायबिटीज, शुगर वाली। ठीक है, यही शुगर है। तो शुगर हो जाएगी आपको, तो क्या करें? तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसे बंदे को इंसुलिन दिया जाए। अलग अलग थेरेपी अलग अलग काम करती है, अलग अलग थेरेपी का अलग अलग सिस्टम। हमारी एलोपैथी क्या कहती है कि भैया इंसुलिन दो, इंसुलिन वो काम नहीं कर रही है तो इंसुलिन दो। दो तो इंसुलिन चाहिए भी, कहां से दे भाई? आर्टिफिशियली बनाओ। क्या करो? आर्टिफिशियली बनाओ। तो पहले आर्टिफिशियली बनाया जाता था, बूचर, कैटल और पिग से, है ना? कैटल से बना लिया, पिग से बना लिया, इंसुलिन निकाल लिया। जिसे डायबिटीज है उसे इंसुलिन का इंजेक्शन उसके ब्लड में दे दो। हाँ? अब यहाँ पर भी दो बातें एक एक प्रश्न उठ जाता है कि भैया इंसुलिन खिलाई दो, काहे ब्लड में दे रहे? इंसुलिन का इंजेक्शन खिलाई दो, तो खिला क्यों नहीं सकते? क्योंकि इंसुलिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन युक्त है, प्रोटीनस है। और प्रोटीन खिलाओगे तो उसका डाइजेशन पेट में हो जाएगा, उसका आपकी हो जाएगा स्टमक से शुरू डाइजेशन, इंटेस्टाइन तक आके वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो काम ही नहीं करेगा, इंसुलिन बचेगा ही का। तो उसने सीधा ब्लड में देना जरूरी है कि भाई डाइजेशन होके खत्म ही ना हो जाएगा। जैसे क्या देना जरूरी है? सीधा इंजेक्शन के थ्रू देना है। तो भाई देते थे, है ना? लेकिन उसमें एक नुकसान आया। ये किससे तैयार हो रहा था? एनिमल से तैयार हो रहा था। किससे तैयार हो रहा था? एनिमल से। इंसुलिन किससे तैयार हो रहा था बेटा? और जब एनिमल से तैयार हुआ कोई चीज ह्यूमन को इंजेक्ट किया गया तो वहां पर उनके शरीर ने, कुछ लोगों के शरीर ने उसे लेने से मना कर दिया। जब उसे लेने से मना करेंगे तो क्या करेंगे? एलर्जी करता है। एलर्जी होने का मतलब है वो बॉडी आपका उसे लेना नहीं चाहती, वो अनवांटेड है आपके शरीर के लिए। वो आपके शरीर के लिए क्या है? अनवांटेड है, एलर्जी के इफेक्ट दिखाएगा। अब साइंटिस्टों को, अब ये तो कहानी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। पहले तो खुश हुए कि भाई हमने इंसुलिन आदमी को दे दिया, इंसुलिन दे दिया, ठीक है चलता रहा। लेकिन फिर इफेक्ट भी आने शुरू हुए। जब इफेक्ट आने शुरू हुए तो कहा भाई ये तो परमानेंट साधन नहीं, इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, किसी दूसरे तरीके से इसे करना पड़ेगा। है? अब दूसरे तरीके से करने के लिए कैसे किया जाए? तो एक कंपनी थी एली लिली। कौन सी कंपनी थी? एली लिली। उसने कहा भाई चलिए हम इंसुलिन को बनाते हैं। तरीका बच्चा कि भाई बायोटेक्नोलॉजी से उसे बनाया जाए। किससे बनाया जाए? आप बायोटेक्नोलॉजी से बनाने का मतलब ये थोड़ा ना कि ये ऐसे बन जाए, पैसा लगता है। अब पैसा लगता है तो कंपनी आती है,
ऐसा किसके पास है? कंपनियों के पास। कंपनियां उसका पूरा प्लांट लगाती हैं। तो एक कंपनी आई, कौन सी? एली लीली। उसने कहा भाई हम करें, लेकिन हमें करने से पहले उन्होंने कहा कि भाई हम पहले इंसुलिन को समझें कि व्हाट इज इंसुलिन। तो देखा कि भाई ये तो एक पॉलीपेप्टाइड है। क्या है ये? एक पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड तो है, और इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड की दो चेन है, एक चेन ए और एक चेन है बी। लेकिन दोनों चेन जो है बच्चों एक समान लंबाई की नहीं है, इनकी लंबाई में अंतर है। इनकी लंबाई में अंतर है। चूंकि प्रोटीन है, प्रोटीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड्स। क्या होती है? प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जो ए चेन है उसमें 21 अमीनो एसिड्स हैं, और जो चेन बी है उसमें 30 अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स में अंतर है इनकी संख्या। दो चेन है ना, ए चेन और बी चेन। ए चेन में कितने हैं और बी चेन में कितने हैं? ये उन्होंने स्ट्रक्चर को पहचाना, क्योंकि भाई जो चीज हम बनाने जा रहे हैं पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता तो हमें बनाना क्या है। और ये दोनों की दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है बेटा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन ह्यूमन के केस में जो इंसुलिन बन रहा है वो ऐसा नहीं है। ये तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन ह्यूमन के केस में इसमें एक और तीसरी चेन भी है, जिसे चेन सी का। और ये जो चेन सी है बच्चों, ये इसे इंसुलिन को एक्टिव फॉर्म में नहीं रहने देती, इनएक्टिव फॉर्म में रहने देती है, जिसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन। ये एक्टिव फॉर्म में तभी आता है जब ये सी चेन जो है इससे अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तभी इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में आता है ना, तभी ये फंक्शन करता है। कितनी चेन बताई हमने? 3। इन तीनों चेन में वो चेन कौन सी है जो इंसुलिन को काम इनएक्टिव बनाए हुए है? सी चेन। कौन सी चेन है? सी। इंसुलिन का मॉलिक्यूल क्या है? कितनी चेन? 2 चेन है। किस चीज की? एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड। ठीक। और वो दोनों चेन आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी है। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखने की है ना, इनमें सवाल आते हैं, इसलिए हम ये बातें 2-3 बार आपको रिपीट कराते हैं। अगले दिन भी इसलिए रिपीट कराते हैं चीजों को कि तथ्य आपको याद रहे और आप उस पॉइंट को पकड़ के अच्छी तरह दिमाग में आपके ठूसते हैं। हम कुछ बच्चों के ठूसते हैं, कुछ में बिठाते हैं, कुछ में रखते हैं। कितने बच्चे हैं जो रखवाते हैं? रखवाने वाले बच्चे वो हैं जो याद कर लेते हैं अपने आप और थोड़ा सा बस करते हैं, है ना। और ठूसने वाले वो बच्चे होते हैं, भैया तू याद करना कर, तेरे ऊपर थोपे जाएंगे ये बार बार, तेरे ऊपर इतना वजन कर देंगे, कुछ ना कुछ तो तेरे बॉडी, तेरे दिमाग के अंदर घुसेगा ही। उन्हें के अंदर ठूसते हैं, है ना। भाई अनिल ने कहा, अनिल कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, है? एक अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी है। उसने 1983 में इसे बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया, इसलिए इंसुलिन को कहा गया बायोटेक्नोलॉजी से बनने वाली पहली मेडिसिन, है ना। इन्होंने कहा भाई ये जो है ना, हम क्या काम करेंगे, इंसुलिन का पूरा मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, इसके दोनों
हिस्से जो है अलग अलग बनाएंगे। क्या करेंगे? अलग अलग बनाएंगे। तो उन्होंने इन दोनों के डीएनए को पहचाना कि भाई कौन सा हिस्सा कौन सा भाग बना रहा है और कौन सा हिस्सा कौन सा भाग। ठीक है, तो वो डिजायर जीन हो गया या डिजायर डीएनए हो गया, क्योंकि जो हमें पहचान के लाना है। अब उसमें क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? और वेक्टर लिया उन्होंने PBR322। तो भैया हाँ सर जी, प्लाज्मिड दे रखा है। ई कोलाई का प्लाज्मिड था और इसका नाम क्या था? PBR322, जिसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, प्लाज्मिड का नाम लिख दिया। ई कोलाई ये ले लिया भाई। ये किसको चेन ये किसको बनाने वाला है? चैन ए को। और ये चैन और ह्यूमन के इंसुलिन में कितनी चेन है? 3 है। ए भी है, बी भी है और सी भी है। और एलिलिन ने कौन सी चेन नहीं बनाई? सी नहीं बनाई, उसने ए बनाई और ठीक है। और भैया ये वेक्टर हो गया या नहीं? प्लाज्मिड इनका। और इन्हें ई कोलाई में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। तो एक में चेन ए और एक में चैन बी। प्रोसेस पूरा वही है जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसमें पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा। ठीक है, अब आप इसका क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग करके एक रिएक्टर से क्या निकल रही है? चेन ए। और एक रिएक्टर से क्या निकल रही है? चेन बी। आ गई, ये आ गई बाहर चेन ए। बताओ मैंने डायग्राम सही बनाया क्या? हैं? अब कोई नहीं बोलेगा। ये बच्चे कह रहे हैं वेक्टर ए से चेन ए निकल रही है, वेक्टर बी से चेन बी निकल रही है। जो डायग्राम बनाया मैंने इसमें थोड़ी सी गलती है। कितने बच्चों ने पकड़ी है वो गलती? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 ने पकड़ ली। और जो नो कह रहे थे उन्होंने तो हाथ नहीं खड़ा किया। मैं तेरा हाथ आया था अभी नो कहने में, तूने तो हाथ नहीं किया। आपने नहीं पकड़ी गलती, पकड़ी नहीं गई गलती, तो तुम ही बताओ क्यों नहीं पकड़ी? वो गलती मैं बता चुका हूँ। हाँ, सर आपने जो वो ए पे सर्कल बनाया है वो थोड़ा सा कट लगेगा शायद। वे पे सर्किल जो बनाया है प्लाज्मिड के लिए यहाँ पे। चलो रुको रुको रुको, गलती यहाँ। मैं तुम्हें साइट बता रहा हूँ गलती कहाँ है। हाँ, बच्चों ने कुछ ने पकड़ ली है बातें। हाँ तू बता। चेन आपने बड़ी बनाई है सर, चेन छोटी होती है, चेन भी बड़ी होती है। हाँ भाई, चेन ए में तो कितने अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं? 21। और चेन बी में कितने जुड़े हुए हैं? तो लंबी चेन कौन सी होनी चाहिए थी? भाई जो बन के आ रहा है प्रोडक्ट वो उल्टा थोड़ी ना बन जाएगा, वो भी तो उसी फॉर्म में बनना चाहिए। तो भैया चैन ए छोटी और चैन बी बड़ी होनी चाहिए। वो तो लगा कि हाँ भाई ठीक, एली लिली जो है ठीक काम कर रही थी, है ना। हमें 2 चेन प्राप्त होगी। अब उन्होंने क्या काम किया? दोनों चैन को लिया। क्या उन्होंने इंसुलिन बना लिया? क्या ये इंसुलिन है?
अभी तक जब तक नहीं है तब तक नहीं है ये, जब तक कि इन दोनों चेन को इकट्ठा करके इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड ना लगाया, फिर इन दोनों को इकट्ठा किया उन्होंने और इनके बीच में कौन लगा दिए, डाई सल्फाइड बॉन्ड बना दिए और उससे ये दोनों के दोनों सूत्र हो गए चिपक और बन गया कौन, इंसुलिन। क्या बन गया, इंसुलिन। और इसे बाजार में बेच दिया ह्यूमिलिन। किसके नाम से, ह्यूमिलिन, ह्यूमन इंसुलिन। क्या कहा गया इसे, ह्यूमन इंसुलिन। भारतवर्ष एक हब बना हुआ है डायबिटीज का, है ना, वर्ल्ड में एक कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज कैपिटल। क्यों जानते हो, आप लोगों की एक्टिविटी की वजह से, आप लोगों की लिथार्जिक लाइफ की वजह से। जानते हैं, जब से आपने अपना जो पैतृक पेशा है वो छोड़ा है, पैतृक पेशा क्या था आपका, एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर करते हैं लोग वो जानते हैं कि अगर उन्हें खेत, और जब से हम मशीनों पे आए हैं तो बेटा एक सब गड़बड़ हो गया। देखो कुछ चीजें देती है तो लेती भी है। अगर आपको किसी किसान को अपने खेत में हल चलाना होता था ना तो वो सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, निवृत्त होने के बाद 5 बजे तक अपने खेत में होता था और सुबह के टाइम में कई चक्कर वो हल के साथ अपने एग्रीकल्चर के साथ लगा लेता था। इट मीन्स उसकी एक जो सुबह के मॉर्निंग एक्सरसाइज थी ना, वो खेला, वो डबल फ्रूटफुल हो गई, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई और उसने अपने खेती का काम भी करना। ठीक, अब आप क्या करते हैं, और जब आप सो के उठते हो घर से 6, 6:30, 7 बजे तक, तब तक वो वापस आ जाता था बैलों को लेके कि लो भैया अब तुम आराम करो, खाओ पियो मस्त रहो। वो भी नहा धो के अपना नाश्ता पानी कर लेता। कितने बजे उठते हो, सर जी 6, खेलने के लिए सर जी 5 बजे अभी भी। कितने, सर जी 5 बजे उठते हैं। लड़कियां तो कुछ करती नहीं है, क्रिकेट खेल जाएंगे। रस्सा कूदा करो घर में। क्या कूदा करो, रस्सा। रस्सा ला रखा है, हाँ, कितने बच्चों ने रस्सा ला रखा है, गर्ल्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है उनके लिए बेस्ट, रस्सा कूदो या घर में बैडमिंटन खेलो सुबह उठ, है ना। दो में से एक एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए गर्ल्स। देखो घर के जो काम करती है ना, देखो घर के जो काम करते हैं उसमें केवल ये मुंह कर रहा है। जब तक आप, आपके ऑर्गन्स कहाँ है, बॉडी ऑर्गन्स, है ना, या तो आप इन्हें जब तक एक्सरसाइज नहीं दोगे जब तक काम नहीं चलेगा। ये जब तक हिले डुलेंगे नहीं, ये हिले डुलेंगे आपके भागने से, कूदने से, इधर उधर करने से। प्राणायाम कर लीजिएगा। अब तो चलो एक और एक्सरसाइज आपको प्राणायाम का पता लग गया, ये वापस जाग गई है ना, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, बिस्तर में ही है, हिला लीजिए भैया इन्हें, इन्हें मूवमेंट दे दीजिए ऊपर नीचे दाएं बाएं, यही तो करना है ना, जिससे कि इनकी जो मसल्स है ना, इनकी सेल्स जो है वो एक्टिवेट रहे। देखो मैंने कहा दो, एलोपैथी क्या कर रही है, एलोपैथी आपको इंसुलिन बाहर से दे रही है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब बाहर से दे रही है। अगर सपोज कीजिए ये बच्चा है, इसे मैं कहूं बेटा तू कमा मत, अच्छा तूने कमाना बंद कर दिया, तू कमा मत, ले आज 1000 रुपए ले रख अपने, थोड़े दिन में इसका खर्चा बढ़ेगा क्योंकि इसे तो आदत पड़ गई, आ रहा है, ये कहेगा जी 2000 कर दो, ले भाई डोज बढ़ा ले, अब इसकी डॉक्टर डोज बढ़ा देगा, ये 5 कर दो, 10 कर दो, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप को डेड कर रहा है, केवल सारी हेल्प कहां से ले रहा है, बाहर। यानी आपका ऑर्गन अपने आप कुछ नहीं कर रहा, सारी हेल्प बाहर से ले रहा है। इंसुलिन देने का मतलब है हम बाहर से कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बाहर से कर रहे हैं, बैठ जा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि भैया जो बीमार है ना उसे खड़ा कर रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं कि जागो, अपनी शक्ति को पहचानो,
दोबारा से स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो। आप में जो प्रोटोप्लाज्म इनएक्टिव फॉर्म में आ गए हैं वो एक्टिव फॉर्म में आए आप, तो हम उसे जागृत कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी। ये यहाँ पे मैं पॉइंट इसलिए कह रहा हूं, ये एक सीरियस पॉइंट है। भारतवर्ष में डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है, और इसका तरीका सबसे अच्छा यही है कि भैया रोज नियमित रूप से कम आधे घंटे का व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, खेल कूद आप लोगों की जीवन क्रिया में शामिल होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। जो बच्चे सोने के आदी हैं, जिन्हें नींद बहुत प्यारी है, फिर ऊपर वाला भी क्या करता है, उन्हें बिस्तर में बिठा देता है कि ले तू पढ़, अब तू बिस्तर में ही रह। हाँ, तो बिस्तर बहुत उठा था ना, ले अब बिस्तर में ही सो। वो बीमार बन के बिस्तर में लेटा रहता है ना, वो बीमार बन के बिस्तर में ही लेटा रहता है। तो क्या करना जरूरी है? कौन कौन करता है? एक बच्ची, दो बच्चियां करती हैं, तीन, वेरी गुड। देखो लग रहा है, उसके चेहरे से लग रहा है कि वो चुस्त, वो चेहरे से पता लग जाता है कि जो एक्टिव होता है ना बंदा, कि हाँ, हाव भाव, आंखों में चमक वगैरह सब वैसे ऊपर वाला दे देता है कि हाँ ये भाई तेज है, ये अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखे हुए है। इसलिए सारे बच्चे किया करो। आता है सब बच्चों को कूदना, तो आता है सब बच्चों को। हम मम्मी से सीख लेना, वरना अपनी बहन वगैरह से सीख लेना जिसपे नहीं आता है। क्लास एक बार में करते हैं, लेकिन रोज किया करो। रोज करती हो हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम 50 कर लेती हो, लेकिन रोज किया करो। ये नहीं कि कभी कभी करा, है ना। अपने फेफड़ों को बढ़िया करो, हार्ट को बढ़िया करो, अपने पेंटियाज को बढ़िया करो, और किडनी को बढ़िया करो। यही ऑर्गन पड़े हुए हैं यहाँ पर जो परेशान करते हैं। डॉक्टर के यहाँ किसकी लाइन है? इन्हीं इन्हीं पेशेंटों की लाइन। इसके आज गुर्दे में कमी है, इसके आज हार्ट में कमी है, इससे इंसुलिन की कमी पड़ी हुई है ना। इसे यहाँ पे थैली में, इसमें पथरी, चलो पथरी मैं समझता हूँ कोई रोग नहीं है। पथरी भी एक हैबिट है। पानी अगर आपका सही सुई नहीं है तो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो आपकी अपनी देन है, तो बचिए उससे, है ना। ह्यूमेलिन की जरूरत आपको ना पड़े, इंसुलिन की जरूरत आपको ना पड़े जिंदगी में, ये प्रण कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे ये उम्र है आपकी भागने दौड़ने। देखो पढ़ना जरूरी है, मैं पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले सेहत ही जरूरी है। अच्छी सेहत होगी तो ही पढ़ने में मन लगेगा। अभी ये इल्मा रही गायब, क्यों? बुखार आ गया इसे, 1 महीने तक गायब हो गई है। 1 महीना था, 1 महीना था। आफ्टर 1 महीने देखा था हमने। तो 1 महीना गायब होने का मतलब क्या हुआ कि स्वस्थ, शरीर स्वस्थ नहीं था, ये रेगुलर आ रही है। तो यानी अगर शरीर को स्वस्थ रखोगे तो ही तो पढ़ोगे ना, तो पहले शरीर का स्वास्थ्य जरूरी है। चलिए, अब इसके बाद भाई जीन थेरेपी में भी मेडिसिन को देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? कोई अगर बेकार जीन है उसे चेंज कर दें, उसकी जगह अच्छा जीन ला दें, जीन थेरेपी कर दें भैया। कोई बेकार जीन पड़ा हुआ है किसी सेल में और उसके कारण कोई दिक्कत कर रहा है वो, तो क्या कर दें? हैं? चेंज कर दो उसे। तो पहली जीन थेरेपी जो है वो 1990 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1990 में। जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में भाई क्या करते हैं, हम जीन को उस सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। और ये परमानेंट सॉल्यूशन भैया एम्ब्रियोनिक स्टेज में सही रहता है। किसमें सही रहता है? यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है जब हम एम्ब्रियो के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेल अभी पूरा शरीर नहीं बना है, तो शुरू में ही अगर उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, हम पहचान लेंगे शुरू में ही, तो फिर जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आती। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके जो हम, जब जाता है डॉक्टर के पास बच्चा तो कहते हैं डॉक्टर्स को कि देखो जी बच्चे को देख लो, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके जब देखते हैं तो मेनली अल्ट्रासाउंड डेवलप इस बात के लिए हुआ था
कि भैया भ्रूण में अवस्था में ही देख लिया जाए कि बच्चे के बनने में कोई कमी तो नहीं है, उसके कुछ टेस्ट कर लिए जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कि उसमें कोई जीन वगैरह की कमी तो नहीं है, जिससे कि उसे वहीं पे जीन थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सके। क्योंकि बड़े होने में तो फिर भैया वो है कि जख्म पे पट्टी लगा रहे हैं। किस पे पट्टी लगा रहे हैं? जख्म पे। बड़ा हो जाता है जब कैंडिडेट तो जख्म पे पट्टी लगती है, लेकिन भ्रूण अवस्था में हम उसे जन्म से ही सही कर देते हैं, मूलतः सही कर देते हैं, वो होने ही नहीं देते। तो सबसे अच्छा क्या रहता है जीन थेरेपी के मामले में कि वो किस अवस्था में की जाए? एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए, प्रीनेटल, यानी जन्म से पूर्व की जाए, और जितना जल्दी कर सके हम उतना अच्छा है। तो ऐसा केस देखा गया 1990 में एक लड़की के अंदर, 4 साल की एक बच्ची थी, उसमें देखा कि भैया उसमें एक एंजाइम नहीं बन रहा। कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन डीएमाइनेज, अमाइलेज, अमाइनेज, अमीनेज, अमीनेज, एडीए। उसके अंदर जो है एडीए नाम का एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है, झीलेगी, नहीं बन रहा है तो क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है ना, झीलेगी। लेकिन ये कोई भाई ये सामान्य एंजाइम नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये एंजाइम वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर बनने वाली जो T4 सेल है उनके मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। T4 है ना, ये लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेट करता है और जिससे T4 सेल बनती है। T4 सेल बनती है तो मैच्योर होती है, सभी काम में आती है। T4 क्या है आपकी, क्या करती है T4? इम्यूनिटी देती है, लड़ती हैं भैया, आपके सैनिक है आपके शरीर के। और इस बच्ची में ये एंजाइम ना बनने से इम्यूनिटी सिस्टम इसका गड़बड़ है ना, इम्यूनिटी सिस्टम इसका क्या अपना डिस्टर्ब है, इम्यूनिटी नहीं है इसके अंदर, बहुत कम इम्यूनिटी है। ठीक है भाई, इम्यूनिटी पता लग गया तो कहा ठीक है भाई इसे, अब हमने इसके इलाज के बारे में सोचा कि भाई इलाज के बारे में क्या क्या किया जा सकता है। तो जब हम इलाज के बारे में सोचते हैं तो नए नए विचार हमारे मन में आते हैं। सबसे आसान इलाज तो ये आता है कि इसे ये एंजाइम खाने को दे दो, खा लेगी एंजाइम, टैबलेट में दे दो ये एंजाइम सिंथेटिक करके अलग से, ठीक है। लेकिन बट कितना टाइम चलेगा वो एंजाइम? इट मीन्स उसे होल लाइफ ये एंजाइम जो है लेना पड़ेगा, है? और ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। क्या है? चलो भाई इसे छोड़ दिए। दूसरा आया कि भैया बायोटेक्नोलॉजी हम जान चुके हैं, हमें बायोटेक्नोलॉजी पता है, तो भैया T4 को मैच्योर करने के लिए इसकी सेल्स में जो है T4 को ही मॉडिफाइड कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो जीन को T4 में। अच्छी बात है, ऐसी T4 बनेगी, है ना, ऐसी T4 आ गई, वो T4 बन गई, T4 को हमने ठीक कर लिया कि हाँ भाई अब ये दुरुस्त होकर मैच्योर होंगी और मैच्योर होकर लड़ेंगी। ठीक, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? क्यों T4 में, भाई T4 है मिन वाले और उसमें ही हमने चेंज कर दिया तो परमानेंट क्यों नहीं है? ये पूरे शरीर के बदलाएंगे, बदलनी पड़ेगी। शुरू में T4 बदलना, 4 साल की बच्ची है ना तो हम बदलेंगे उनको, हाँ पूरे शरीर की नहीं बदलेंगे, तो इसलिए आपको नहीं लगता है परमानेंट, तो बोन मैरो में कर दें तो परमानेंट है। यस सर। तीसरा आया, इसने कहा कि T4 में ना करके बोन मैरो में कर दो तो ये परमानेंट। अब दो कॉन्सेप्ट आए, पहले तो T4 वाला क्यों नहीं है परमानेंट, देखिए T4 कौन सी सेल है? लिम्फोसाइट है, लड़ने भिड़ने वाली सेल, इमोर्टल नहीं है, अमर अजर नहीं है, थोड़े दिनों बाद मर जाएंगी तो उसके साथ ही एंजाइम भी गया, एडीए भी गया, एंजाइम गया फिर दोबारा से, फिर तिबारा से, भाई कितनी बार
तो इट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। अब आया किसका? बोन मैरो में कर दो भाई। अब बोन मैरो में करने का मतलब ये था, बोन मैरो में भी किया गया, हाँ, लेकिन बोन मैरो में भी देखा ये गया कि इट इज नॉट ए परमानेंट। कुछ समय बाद नॉर्मल T4 बनने लगे। तो इसका मतलब यहां पर भी ये परमानेंट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन तो है लेकिन इट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। अब इस 4 साल की बच्ची को तो इनमें से ही कोई एक दिया गया हो। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? यानी आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में उतने हिस्से को पकड़ लिया जो T4 को बनाता है, और वहीं पे उसी सेल का एक सेल का जीन बदल दिया जो बनाने वाली थी, और उसका बदलने से बाकी जो भी वो प्रोड्यूस करेगी अब जिंदगी में, क्लोनिंग करेगी, वो T4 बनाएगी, मैच्योर T4 बनाएगी। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो वो था, लेकिन यहां पर हमने सॉल्यूशन तो किया, इस बच्ची को तो बचाया, लेकिन इट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। समझ में आई बात या नहीं? परमानेंट सॉल्यूशन किसमें है? तो इस बच्ची के एम्ब्रियो में कर देते चेंज। पता नहीं चला होगा यार। हाँ, क्योंकि अब बच्ची का एम्ब्रियो कहाँ है भाई? एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाहर आ गई वो, है ना? तो यही है कि बीमारी का किस पे, इसलिए कहते हैं डॉक्टर बीमारी का किस पे पता लग जाना चाहिए? वक्त पे, वक्त पे पता लगना चाहिए। वक्त पे अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं बीमारी को, तो उसके बचाने में कुछ किया जा सकता है। वक्त के बाद पता लगती है तो कंडीशन हाथ से बाहर निकलने लगती है, स्थितियां हाथ से छूटने लगती हैं, विकल्प बहुत थोड़े से रह जाते हैं, और जब विकल्प थोड़े से रह जाते हैं तो चांसेस भी थोड़े रहते हैं, है ना? इसलिए वक्त पे। तो भैया इंसुलिन के बारे में आपने जाना है, और फिर किसके बारे में जाना? जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या किया हमने? उस बीमार जीन को निकाल के उसकी जगह पे वो न्यूक्लियोटाइड का सेट फिट कर दिया जो एक स्वस्थ जीन में होता है, जो एक स्वस्थ जीन में होता है, और काम पूरा वैसे ही किया हमने, जो सिस्टम है, प्रोसेस वही किया। कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस पूरा आप जानते हैं ना? हाँ, वही किया जिस तरह से जीन को ट्रांसप्लांट करते हैं, और हमने क्या कर दिया? जीन रिप्लेस कर दिया। अच्छा, जो इंसुलिन है, जिस तरह से हमने इंसुलिन बनाया था, इस तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी हम बना। क्लियर हो गया ये बात भाई? यस सर। अब इसके बाद आता है डायग्नोसिस, मेडिकल। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जब मेडिकल में हम डायग्नोसिस करते हैं तो दो तरह के डायग्नोसिस आपने देखे हैं। एक तो जो आप देखते पहले होते थे कि भैया यूरिन टेस्ट करा लिया, बीमारी हुई तो यूरिन टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, सीरम टेस्ट कराया, और पकड़ा कि हाँ भाई इस बीमारी के हैं लक्षण। ये तो बीमारी होने के बाद पता लग रहे हैं। लेकिन क्या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा भी कोई प्रोसीजर है कि हमें पहले ही पता लग जाए कि भाई हमें इस बीमारी की संभावना है? यस, इट इज नोन एज मोलिकुलर डायग्नोसिस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एमडी। क्या कहते हैं इसे? एमडी। मोलिकुलर डायग्नोसिस। मोलिकुलर डायग्नोसिस और एक जो हम परंपरागत करते हैं, इनमें अंतर है। इनमें क्या है? पहला अंतर तो यही है, क्या? पहले और बात का, और ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर। सपोज कीजिए, इसका फायदा देखिए कैसे। हालांकि कुछ मामलों में ये अच्छा भी है और कुछ मामलों में ये बुरा भी। और अच्छा और बुरा बहुत बहुत थोड़ा सा पर्दा है। सपोज कीजिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हेरिडिटरी चलती,
हिस्ट्रियां होती हैं उनकी। क्या होती है? हिस्ट्री होती है। अगर बाबा जी में है, दादाजी में है, तो पिताजी में आई, पिताजी में आई तो बच्चे में आ गई, या नाना नानी में, इस तरह से चलती। कुछ में वो शो हो जाते हैं, कुछ में शो नहीं नहीं होती। तो भैया बीमारियां ये हैं जो इस तरह की हेरिडिटरी बीमारियां हैं, इनके जीन पैथोजन नहीं कह रहा हूं मैं, पैथोजेनिक बीमारियां नहीं कह रहा हूं मैं, जो इन्फेक्शन से होती है वो नहीं, इन्फेक्शन तो बाहर से लगता है। अब भैया ये बीमारी अगर है तो इनके जीन भी हैं। इनके अब वो जीन किस अवस्था में है, एक्टिव रूप में आ सकते हैं आप में या इनएक्टिव रूप में आ सकते हैं, ये डायग्नोस हो सकता है क्या? यस, यही इससे हो सकता है। मान लिया सपोज कीजिए किसी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री चल रही है, यार इसे कैंसर हुआ था, इसे कैंसर हुआ, इसे कैंसर, अब आप आए, आपने कहा यार उस टाइम तक तो पता नहीं चलता था, जब निपट लेता था काम तभी पता लगता था, अब मैं अपना चेक करा लूं कि मेरे में संभावना कितनी है। तो क्या करेंगे? मोलिकुलर टेस्ट करेंगे, डायग्नोस होगा। मोलिकुलर डायग्नोस करके डॉक्टर ने बता दिया भाई हाँ आप में भी संभावना है। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट निकलेंगे। कितने रिजल्ट निकलेंगे? तो क्या वो संभावना है? मे बी। तो अब आपने किसे ज्यादा सीरियसली ले लिया, मे बी को या मे नॉट बी को? है ना? आप सीरियसली किसे लोगे? मे बी को। जरा सा भी कहीं दर्द होगा तो तुम्हें मे बी एकदम हावी होता हुआ दिखाई देगा। हाँ यही है, हैं? ओके। और अगर मे नॉट बी को ले लिया, मे नॉट बी को ले लिया तो भी आपको लगेगा यार साले तूने जिंदगी भर गलती, जब डॉक्टर ने तो बता ही दिया था, है ना, जिस तरह में संभावना है, साले तू भी तब भी हल्का हल्का लेता रहा, ये गलती तेरी है। तो यहां पर बहुत बारीक सा पन्ना है कि हमें डिसीजन क्या लेना है। डिसीजन क्या? डिसीजन यही है कि एक पैटर्न बनाइए रेगुलर टेस्टिंग का, कि भाई आपने बना लिया कि भाई मैं हर 6 महीने बाद टेस्ट कराऊंगा, हर 1 साल बाद टेस्ट कराऊंगा, ठीक है, हर 1 साल बाद टेस्ट करके पता लगता रहेगा कि भैया वो पोजीशन है या नहीं है। 1 साल कराया टेस्ट नहीं है, मस्त खेलो, फिर अगले साल कराओ, फिर कराओ, तो ऐसे लाइफ को एंजॉय करो। और ब्लाइंड खेलोगे हवा में तुक्के अपने आप ही अंदाजे लगाए जाओगे, दिक्कत। और शुरू में ही पकड़ में आ गया तो शुरू में इलाज हो गया तो आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो। तो ये है, ठीक है ना? तो हालांकि हम जितने बारीक जाते हैं, जितना गहराई में घुसते हैं अपने जीवन के प्रति, उतने ही हम सशंसित होते चले जाते हैं, लेकिन उतने ही सिक्योर भी होते चले जाते हैं। ठीक है? तो भैया मोलिकुलर डायग्नोसिस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं वो बेसिकली 2 हैं, एक पीसीआर, एक एलिसा। पीसीआर का नाम सुना है? पिछले चैप्टर में आपने पीसीआर के बारे में जाना, फुल फॉर्म बताया तू पीसीआर। ठीक, तो याद हो गया नहीं अंग्रेजी में? बस ऐसे ही याद हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका एक प्रोसेस हमने आपको बताया, याद है क्या था? सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर और फिर एक्सटेंशन। बताया था नहीं? ये बताया थे ये। बहुत सी ऐसी डायग्नोस को भी इस्तेमाल करने में होता है कि जहां आपको थोड़ा सा ही डीएनए अगर आपको मिला किसी चीज, है ना,
तो डॉक्टर बता देगा संभावना कि भाई आप में ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती पीसीआर के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा। क्योंकि डीएनए थोड़ा सा मिलता है इसमें, आपने देखा थोड़े से डीएनए मिला तो उसे एम्पलीफाई करके ज्यादा बढ़ाया गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही डीएनए मिला, उसे एम्पलीफाई कर दिया किया जाता है, फिर उसे स्टैंड कर दिया जाता है, फिर उसे एक्सटेंशन होता है फिर उसका, और फिर हमें पता लग जाता है ये आप में है या नहीं, थोड़े से सही। और जबकि बीमारी के सिम्टम्स आने के लिए आपके पास बहुत सारा वो होना चाहिए, तब वो बीमारी पकड़ में आती है। जैसे कहते हैं ना कि भैया बीमारी पकड़ में नहीं आई, नहीं आई भाई, सामान्य टेस्ट में आ नहीं रही पकड़ में। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसके लिए जितना पर्याप्त डीएनए आपको चाहिए, जितना मटेरियल आपको चाहिए, वो उन्हें शायद नहीं मिला हो, जो हमारे परंपरागत है। लेकिन अगर हम उसे पीसीआर से करें तो पता लग जाएगा, पीसीआर टेक्निक से करेंगे तो पता लग जाएगा। एड्स में एचआईवी के में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एचआईवी में भी इसका इस्तेमाल कि भाई किसी में एचआईवी होने की संभावना है या नहीं है, जाओ अपना टेस्ट कराओ, वो देखेगा हाँ भाई एचआईवी का थोड़ा सा भी है, भाई तेरे में संभावना है, तो अपना देख ले, अपना कर ले काम को। एक एलिजा, एलिजा कौन है? कौन है एलिजा? इसकी एक फुल फॉर्म है, कभी आप सोचिए कि इसका नाम है, इसकी क्या है? एंजाइम इम्यूनो सॉर्बिटेट एसिड, E for enzyme, L for linked, I for immuno, S for है sorbent, A for assay, assay लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जहाँ पे एलिसा लिखा हुआ है उसके ब्रैकेट में शायद फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, होगी, है, ऐसा नहीं है। अच्छा ऊपर से है, देखा है यहाँ देख रहा जहाँ पहली बार यूज हुआ है वर्ड वहां देखा, लिखिए ना फुल फॉर्म। यस सर। तो एलिसा बेटा एक टेस्ट है, ये भी आपने देखा एड्स के मामले में किया जाता है। एलिसा किस में किया जाता है? एड्स में। अब इसकी इसकी टेक्निक क्या है? उसकी टेक्निक तो पीसीआर की तो आपको पता है, इसकी टेक्निक क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, एजीएबी। अब किसी भी बीमारी का कोई ना कोई एंटीजन होता है, ये भी एक तरह की प्रोटीन सी, इन्हें बनाने वाला कोई ना कोई डीएनए होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि उसकी एंटीबॉडीज को बनाते हैं आर्टिफिशियल, एचआईवी की, ठीक, एंटीबॉडीज बनाए, और फिर जिसमें आपको टेस्ट करना है उसमें एंटीजन होंगे उसके ब्लड में, तब इन एंटीबॉडीज को डालेंगे। अगर एंटीबॉडीज को डालने पर, एंटीबॉडीज को डालने पर वो उससे चिपक जाती है, तो आप कहेंगे हाँ भाई ये तो चिपक रही है, तो इसका मतलब यहां पर संभावना है। और अगर नहीं चिपकती तो उसमें संभावना, ठीक है। एक एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लो उसमें, डायरेक्ट उसके ब्लड में लेके देखो कि एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। अगर एंटीबॉडीज का टेस्ट आ रहा है पॉजिटिव, तो आप कहेंगे भैया इसमें एड्स है, एड्स है। और अगर नहीं आ रहा है तो एड्स नहीं। एक खतरनाक बीमारी है ना एड्स, लाइलाज बीमारी है ना एड्स, है ना। और कैसे फैलती है तुम्हें सबको पता है ना। और इसके लिए हमने सावधानियां भी बताई थी पिछले लेसन में आपको कि प्रॉपर सावधानियां रखनी है, तो हमारी बातें ध्यान रखा करो। एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है भाई ऐसे लोगों को। अभी एक बार आपने देखा होगा कि पहले स्कूलों में जो हमारे हॉस्पिटल है वहां से डॉक्टर्स आते थे, है ना, काउंसलिंग के लिए बच्चों की, और बच्चों की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी 8 सेल अलग बनी होती है, हॉस्पिटल में भी 8 सेल अलग है ना। तो जब देखा कि भैया ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है बच्चों में क्या किशोरों में, तब सरकार चिंतित हो जाती है। बुढ़ों में फैले तो सरकार चिंतित नहीं होती, सरकार केवल तभी चिंता करती है जब किसमें फैलती है, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है।
बूढ़े तो जो करना था कर चुके। आपको कल देश की बागडोर आपके हाथों में आनी है, जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी अलग अलग विभागों की। और अगर आप ही रुग्ण होंगे, बीमार होंगे, तो एक बीमार देश ही बनाओगे। जिस देश का युवा बीमार होगा, वो देश भी क्या होगा, हाँ बीमार होगा। और जो देश का युवा बीमार होगा, उस पर दूसरे देश के लोग वैसे ही कब्जा कर ले। हैं? फिर आप ऐसा थोड़ा ना करेंगे, चाइना के सैनिकों को बगल में देके मारेंगे, है ना। चाइना के सैनिकों को, अब चाइना क्यों फाइट करते हुए डायरेक्ट घबराता है? उसे पता है कि वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते वो, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में आने चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से लड़ना चाहते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें इलाज मिल जाता है, डायरेक्ट लड़ाई का उन्हें इलाज मिल चुका है कई जगह। तो लेकिन अगर हमारा युवा बीमार होता, उसके मन में ये चला रहता तो ये बीमारियां हैं घातक, तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो कहता ले भाई आ जाओ मार दो, लो ये हिस्सा लेना, रह लो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, ले लो ये चौकी भी ले लो, ये चौकी भी ले लो, फिर अंदर तक आ जाओ, अरुणाचल में घुस जाओ, समझिए, अब असम में आ जाओ, है ना, बंगाल में आ जाओ जी, अब चलो अब तो दिल्ली आ गया। अच्छा अब दिल्ली आ गया, उत्तर प्रदेश तो सर अब आप भागो, हमारी गुलाम बन के रहो, और जो हम कह रहे हैं वैसे करो, आपका कोई कानून नहीं चलेगा, अब कानून हमारे चलेंगे, आप सबको चूहे खाने पड़ेंगे हफ्ता में एक दिन, अरुणाचल प्रदेश में सर जेल भी बना दो। है ना। तो यही तो स्ट्रेटजी है। ये एक भगत तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के संसाधनों पे हमला कब्जा करना चाहता है, क्या करना चाहता है, संसाधनों पे कब्जा करना चाहता है। तो भैया इसलिए क्या रहना चाहिए, स्वस्थ रहना सीखिए। स्वस्थ आप तभी रहेंगे जब स्वस्थ खाएंगे और स्वस्थ जिएंगे, स्वस्थ सोचेंगे। आपके विचार स्वस्थ होने चाहिए, आपका आहार स्वस्थ होना चाहिए, आपका रहन सहन स्वस्थ होना चाहिए, आपके क्रियाकलाप स्वस्थ होने चाहिए। इफ यू आर हेल्दी इन ऑल दीज एस्पेक्ट, देन यू कैन बिलीव यू लिव इन ए हेल्दी स्टेट। आप एक हेल्दी जगह पे रहें, ठीक है बच्चों। यस सर तो हमेशा स्वस्थ रहिए, यस सर अच्छा सोचिए, यस सर बीमार बीमार विचार, बीमार ख्याल बिल्कुल भी मन में नहीं मत लाइएगा। विकसित हुई, विकसित बनिए, और ऐसी टेक्नोलॉजी में हिस्सा बनिए जो नई नई टेक्निक आ रही है आपको पहचानने। तो एक ही टेक्निक हुई भाई, एलिजा एंड पीसीआर, इनके द्वारा हम बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, उनके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेक्निक बचती है, अगर हो जाए तो हो भी सकती है। कुछ आ जाता नहीं तो हम कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव का नाम सुना है आपने, क्या होते हैं रेडियो एक्टिव? जो हमारे निकलती है हाँ हाँ भाई अल्फा बीटा गामा हाँ, तभी वो बहुत घटते रहते हैं उनका नेचर है कौन से भी निकलती है हैं? एनवायरमेंट में आके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं जो एनवायरनमेंट में आके अपने इलेक्ट्रॉन हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं हाँ, और जो चमकते हैं रात में वही जो अपने आप में डीके होते रहते हैं रेडियो जो अपने आप में डिके होते रहते हैं। बेसिक ठीक ठाक है आपका बेसिक, यानी कुछ भारी नाभिक वाले तत्व, हैवी नाभिक होती हैं, हैं, उनसे लगातार अदृश्य किरणें निकलती हैं, क्योंकि नाभिक डिके हो रहा है लगातार उनका। ऐसी इस घटना को रेडियो एक्टिवता, और जिन पदार्थों से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा कितने एटॉमिक नंबर से ऊपर के सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होते हैं? सेवंथ उसमें एक 82, 82 होता है शीशे का,
82 किसका होता है एटॉमिक नंबर? तो उससे ऊपर जो आते हैं वो दे आर रेडियो एक्टिव। क्या है? क्योंकि उनकी नाभिक क्या हो जाती है? भारी। क्यों? क्यों? हम्म? क्यों हो जाती है भारी? ज्यादा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन है और कक्षाएं भी ज्यादातर जल्दी निकल भी सकते चलिए। उनका नाभिक से जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसका अट्रैक्शन नाभिक से बहुत कम होगा तो वो आसानी से रेडियो एक्टिवता एक न्यूक्लियर घटना है, इसका कक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियर घटना है बिल्कुल प्योर, इसका कक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन। नाभिक में कौन होता है? और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्या? और एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव भी है और बहुत सारे पॉजिटिव हैं, तो उन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है। एन अपॉन पी का रेशियो पढ़ा है आपने? एन अपॉन पी रेशियो। अरे यार कुछ नहीं पढ़ा तुमने केमिस्ट्री में, रेडियो एक्टिविटी में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का रेशियो, इन प्रोटॉन को संभालने का काम करते हैं न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन संख्या में ज्यादा बढ़ जाए और उस संख्या में न्यूट्रॉन ना बढ़ पाए तो भैया रेडियो एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाता है, नाभिक अस्थायी हो जाती है और वो टूट जाती है। और जो नाभिक तोड़ के अल्फा बीटा कणों को रिलीज कर देती है, गामा किरणों को, तो वही हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और ऐसे सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर ये घटना हो जाती है शुरू। जहां तक एटॉमिक नंबर 82 है, प्रोटॉन की संख्या 82 है, तो ठीक है समझ रहा है, न्यूट्रॉन भी बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन 82 से ऊपर जैसे होने शुरू होते हैं तो ये घटना देखने को मिल जाती है रेडियो एक्टिव। तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी बेसिकली कहने का मतलब है ये तो नेचुरल में है, ये तो नेचर में है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव भी बनाए हमने एन अपॉन पी का यूज करके, यानी उनमें एन अपॉन पी का जो रेशो है वो 1 से हटा के अगर हम कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, सॉरी कम नहीं करते, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि बढ़ेगा, 1 से ज्यादा होगा तो एन ज्यादा है और 1 से कम हो जाएगा तो पी ज्यादा है, और भाई यहीं पे ये घटना होती है, यहीं पे घटना होती है। तो आर्टिफिशियली भी रेडियो एक्टिव हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव हैं, क्योंकि ये रेडिएशन इमर्ज करते हैं, तो इनकी अपनी पहचान हो जाती है, इतनी इनकी अपनी पहचान हो जाती है। तो हम किसी भी बीमारी का अगर हमें पता लगाना होता है तो उस बीमारी के जीन के साथ उसके सिंगल स्टैंडर्ड के साथ, डीएनए में बनते तो डीएनए के 2 स्टैंड, एक स्टैंड को पहले चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, उसके साथ एक कौन जोड़ देते हैं? रेडियो एक्टिव जोड़ देते। ठीक है। अगर उसका कंटेम्परेरी, कौन सा? कंटेम्परेरी जीन मौजूद होगा या सूत्र मौजूद होगा तो ही वो वहां आके चिपकेगा, और अगर वो चिपक गया तो हमारा रेडियो एक्टिव बता देगा कि ये यहां पर है, हम पहचान कर लेंगे कि भाई ये यहाँ पे चिपक गया है। और अगर चिपक गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उस बीमारी के जीन हैं, और अगर वो नहीं चिपकता है तो इसका मतलब है उसमें उस बीमारी के जीन नहीं, वो बीमारी उसमें नहीं। तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनका सहारा लेकर भी हम क्या कर सकते हैं? बीमारी का पता लगा सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो भैया बायोटेक्नोलॉजी चल रही है फार्मास्यूटिकल में, आप लोगों को याद नहीं करते, बस यही शिकायत है हमें। आज आपका याद नहीं था, बहुत ऐसे लगे आप बिखरे बिखरे से, जैसे आपने कुछ भी याद नहीं किया। आपको ऐसा लगा कि बायोटेक, जब हम क्लास के अंदर आए और हमने प्रश्न पूछे तो ऐसा लगा कि बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत नया शब्द हो, जैसे जो हम बातें पूछ रहे हैं वो क्या हो, बहुत नई हो। तो ऐसा ना करो, थोड़ा सा रहम करो हमारे ऊपर, है ना, याद कर लो, पढ़ लो, निट में काम आएगा, निट में काम आएगा। देखो आपने जो रास्ता चुना है ना बेटा, आसान रास्ता नहीं आपने चुना। कभी आप सोचते हैं आपने अपना उद्देश्य बहुत आसान चुना है? देखने में आसान लगता है लेकिन उद्देश्य आसान नहीं है बेटा। निट भी एक बहुत टफ एग्जाम है। कभी आप सोचते हो निट जो है
तीन ही तो एग्जाम बचे हैं, यूपीएससी, यूपीएससी, जेई, जेई। चल जाना एनडीए में। ठीक है, एनडीए की लाइन तुम्हारी थोड़ी अलग है, लेकिन ये भैया मेंटली जो है बहुत टफ, जी सर। एक मुश्किल उद्देश्य वाले एग्जाम। संभव नहीं कहा मैंने, मुश्किल। और जब ये मुश्किल उद्देश्य है तो आपको भी टफ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? मेहनत बढ़ा दो। इसे अगर जीतना है जंग को, तो क्या बढ़ा दो? मेहनत। इसका बस एक ही तोड़ है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? तो ही बेटा जीतोगे। कठिन उद्देश्य को कठिन मेहनत से ही, परिश्रम से ही जीता जा सकता है। ये बात आप याद रख लो, और अगर ये याद रख ली तो आप सफल। ठीक है बच्चों, तो याद करोगे यस सर, या नहीं करोगे? यस सर, कितने करोगे? यस सर। वेरी गुड। आज इस बच्ची ने हाथ उठाया, मैं खुश हुई, वरना ये बच्ची हाथ नहीं उठाती थी। ये वाली सामने बैठी है, सार के पीछे बैठे, हाँ आज इसने हाथ उठाया याद करने के लिए, और जवाब भी दिए हूँ। ये इनकी प्रॉब्लम थी, मैंने समझ ली थी इनकी प्रॉब्लम, इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम हमें बताई थी, शेयर की थी, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है इनकी। ठीक है ना? लेकिन उसका हमने इन्हें तोड़ भी बताया था कि धीरे धीरे आपको लगेगा, लेकिन फिर आप रेस में दौड़ने लगोगे। थोड़ा सा ही टाइम लगता है उसे कवर करने में, फिर आप रेस में आ जाओगे, है ना? और आप कवर कर रहे हो उसे, दिख जाती है वो प्रोग्रेस, है ना? तो सारे बच्चे व्यायाम करेंगे, पढ़ो। व्यायाम करेंगे वो सारे बच्चे। देखो कुछ बातें हम जो कहते हैं तो हो सकता है आपके फायदे की हो, तो उस पे अमल करो। बेटा बंद कर दो इसे, हाँ? यस सर। तो आपके फायदे की। देखो ये जीवन है ना? और